एनाटमी के बारे में आप लोगों ने जो है सुना होगा या नहीं सुना होगा। एनाटमी का मतलब जो होता है ना, एनाटमी दरअसल दो अल्फाज होते हैं। एक एना होता है और दूसरा जो है टोमी होता है। ये इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इधर से, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी। ये देखें जी, ये दो अल्फाज हैं। एक एना होता है और दूसरा जो है टोमोस होता है। एनाटमी दरअसल दो अल्फाज होते हैं, एक एना है और दूसरा टोमोस है। एना का मतलब जो होता है ना, इंटरनल होता है, अंदरूनी, ठीक है। और टोमोस का मतलब होता है टू कट, किसी भी चीज को काट देना, ठीक है। तो एनाटमी का मतलब ये है कि इसमें दरअसल हम लोग कोई भी हमारे पास जानदार है, जिंदा जानदार, ठीक है, तो उसके हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उसके जो अंदरूनी साख है उसकी जो हम मुताला करते हैं, उसको हम लोग एनाटमी का नाम देते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि उसका जो बॉडी होता है, भले कोई प्लांट है भले कोई एनिमल है, उसको जब हम लोग कट करते हैं तो कट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो जो है किस चीज से मिलकर उसका बॉडी जो है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग एनाटमी का नाम देते हैं। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी ये दो सब्जेक्ट हैं जो आपस में इंटरलिंक होते हैं। एनाटमी इसका मतलब होता है कि जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब कि जो बॉडी है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि वो जिन बॉडी पार्ट से मिलकर बना हुआ है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, और एनाटमी में हम लोग उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये दो चीजें हैं। ये जस्ट अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनाटमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी सिंपली इट डील्स विद द बॉडी फंक्शन, मतलब इसमें बॉडी का कोई भी जो फंक्शन होता है उसको हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो एनाटमी है, एनाटमी का मतलब होता है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम लोग एनाटमी का नाम देते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी जानदार का जिस्म किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो उसके लिए हम लोग पहले उसको काटते हैं। जैसे एनाटमी हमने दो अल्फाज पढ़े हैं, ये नीचे शो हो रहे हैं, एक एना है और दूसरा टोमोस है। मतलब एना है इंटरनल, मतलब जो इंटरनल स्टडी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को अब स्टार्ट हम करने लगे हैं। एनाटमी आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एनाटमी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हम ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं तो इसके अंदर प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल भी आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म आप लोग ये नहीं समझेंगे कि जस्ट जो है इसके अंदर मतलब सिर्फ जानवरों की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है, इसके अंदर जानदारों की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो एनाटमी है ये सिर्फ मतलब इंसानों की नहीं होती, ये पौधों की भी होती है, ठीक है। तो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो उसके अंदर एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, एल्गी भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पेपर के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप लोग ये लिख सकते हैं, वर्ड एनाटमी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये जो है दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बने हुए हैं। फर्स्ट वन कौन सा है? एना। और एना का मतलब होता है इंटरनल, जो ऊपर मैंने लिख दिया है। एंड टोमोस, टोमोस का मतलब होता है कटिंग। मतलब आप किसी भी जानदार को जब काटेंगे तो कट करने के बाद आपको आइडिया होगा कि उसका बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अब डेफिनेशन ऑफ एनाटमी, ये प्रॉपर जो है ना डेफिनेशन है एनाटमी की। एनाटमी होती क्या है, ठीक है, ये आप लोग को आनी चाहिए। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है
which deal with the study of structure of plants and animals। वही मैंने कहा है कि हम दरअसल इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट की भी हो सकती है और एनिमल की भी हो सकती है, ठीक है? इसको हम लोग एनाटॉमी का नाम देते हैं। तो जहाँ पर भी एनाटॉमी का वर्ड आएगा तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये हम इसमें हम जो है स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, भले प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। और अगर हम लोग कहें डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, तो ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब क्या होगा? मतलब ऐसी एनाटॉमी जो हम ह्यूमन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने जनरल एनाटॉमी के अंदर तो पढ़ा ना, इसके अंदर के प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। प्लांट्स की कई सारे टाइप्स हैं, एनिमल्स भी बहुत सारे हैं। तो जब एक स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी, तो हम मतलब जो एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं वो स्पेसिफिक हो जाती है ह्यूमन से रिलेटेड, ठीक है जी? तो ह्यूमन एनाटॉमी ह्यूमन से रिलेटेड हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है, स्पेशली फॉर ह्यूमंस। तो इससे हम लोग देखते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। तो इसमें हम लोग ह्यूमन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर आपके पास आता है कि प्लांट एनाटॉमी, तो आप जो है ना प्लांट के बारे में उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं ना, आप जस्ट प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब ह्यूमन एनाटॉमी की बात हो रही है तो हम इसमें जो है ना स्पेसिफिकली ह्यूमन के बारे में या इंसानों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये आप लोग को आनी चाहिए। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, जो एनाटॉमी है इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हो सकती हैं, कौन कौन सी शाखें हैं, ये पेपर के अंदर आ सकता है। पहला है ग्रास एनाटॉमी, या इसको हम मैक्रोस्कोपी का नाम भी देते हैं। आमिर खान ये माइक अपना बंद करें भाई। अच्छा जी, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? एक होता है माइक्रोस्कोप, MICRO, माइक्रोस्कोप, आप लोगों ने शायद देखी है या नहीं देखी। और एक वर्ड होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज होता है। और माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल। तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कौन सी होगी? इसमें हम लोग जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको हम नेक्ड आई, ये एक वर्ड यूज किया हुआ है नेक्ड आई। नेक्ड आई का मतलब होता है कि इसको हम लोग आम आंख से देख सकते हैं। आम आंख का मतलब ये है कि हम इसको किसी भी बगैर किसी खुर्दबीन के, माइक्रोस्कोप के या लेंस के इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो ये है ग्रास एनाटॉमी, या इसको हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का नाम देते हैं। मींस एक होता है माइक्रोस्कोपिक, MICRO, माइक्रो। माइक्रो मींस होता है वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल होता है कि जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और एक होता है मैक्रो, MACRO, ये स्पेलिंग थोड़े से फर्क हैं। तो मैक्रो का मतलब होता है मतलब एक लार्ज चीज जिसको हम लोग आम आंख से या नेक्ड आई, जहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है तो इसकी हम देख सकते हैं। तो नेक्ड आई के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है मीन दैट विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और लेंसेज, मतलब इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या किसी भी लेंस की जरूरत नहीं होती। और आगे इसकी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। हार्ट आप देख सकते हैं, लंग्स आप पता चल सकता है आपको, स्टमक के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग ग्रास एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी आ जाता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉजी है ना, LOGY, लॉजी, आप लोग ये माइंड में रखें कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। जहां पे भी ये वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब होगा स्टडी करना। जैसे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बायो का मतलब लाइफ होता है, मतलब वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी होगा। अब हिस्टोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो दरअसल ये दो अल्फाज हैं, एक हिस्टो है और दूसरा जो है लॉजी है। एक हिस्टो है और दूसरा लॉजी है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। ये आप एक मतलब लिटरल मीनिंग आप याद कर लें कि हिस्टो जहां पे भी आएगा
इसका मतलब होगा टिश्यू। और लॉजी जहाँ पे भी वर्ड आएगा इसका मतलब होगा स्टडी करना। तो आप लोग इसकी जो मतलब कि एक वर्ड दिया हुआ है हिस्टोलॉजी, आप मतलब खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। क्योंकि हम एनाटॉमी की ब्रांचेस स्टडी कर रहे हैं ना, तो जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं आप उसके साथ हर एक के साथ लिख सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी, सॉरी इट इज ए ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। आप एम्ब्रियोलॉजी नीचे आ रही है या माइक्रोस्कोपिक हमने ऊपर पढ़ी है, आप उनके अंदर ये पहले 2-3 वर्ड लिख सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। और ये हिस्टोलॉजी क्या है, विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज। तो ये टिश्यूज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन का बॉडी होता है ना, ये टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो टिश्यू जो है ना आपस में मिलकर आर्गन बना देते हैं। जैसे स्टमक होता है जिसको हम लोग मैदा का नाम देते हैं, मैदा या स्टमक ये दरअसल ऑर्गन होता है। और ये किस चीज से मिलकर बना होता है, ये टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे, इसको हम लोग हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। और नीचे अच्छा इसकी एग्जांपल दी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके अलावा मसल टिश्यू है, और नर्वस टिश्यू है। ये आप लोगों को जो है ना इसकी एग्जांपल ये बुक के अंदर मेंशन नहीं की हुई, बट आपको जो है ना थोड़ी बहुत सी आनी चाहिए। और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो अल्फाज हैं, एक लॉजी है। लॉजी का मतलब आप लोगों को अब पता चल गया कि लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना होता है। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं किसी भी जानदार के बनने में। मतलब अब ये डायग्राम मैंने एक बनाई हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज है जी, एक मिनट। अच्छा जी, ये जो है ना ह्यूमन का जो है ना एम्ब्रियो बना हुआ है आपके सामने। वो कहते हैं कि पहले जो है ना ये वाली स्टेज है, मतलब उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस है। उसके बाद ये जो बेबी है ना इस तरह का बनता है, उसके बाद जो है ना ये बेबी इस तरह का बना हुआ है। अब ये वाली जो फाइनल स्टेज है, तो आप लोग क्या समझते हैं कि क्या माँ के पेट के अंदर ये बेबी जो है बिल्कुल ऐसे ही होता है? बिल्कुल नहीं होता। इसकी जो है ना लंबी एक स्टोरी होती है। इंसान के स्पर्म होते हैं, फीमेल के एग्स होते हैं। ये जब आपस में मिलाप करते हैं तो इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। तो ये आपस में जो है ना एक सेल बनता है। फिर क्या होता है, मतलब कि एग जो है ना फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज का मतलब होता है कि भाई एग के साथ स्पर्म आके मिल गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है एम्ब्रियो बन जाता है, सॉरी जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो बनने के बाद जो है ना इसकी मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस आ जाती हैं, तो इसको हम लोग एम्ब्रियो का नाम देते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो फिश की बात हो रही है। मतलब जो फिश अंडे दे रही है, ठीक है। फिश अंडे जब देती है तो क्या उससे मतलब बिल्कुल क्या सेम टाइप की फिश जनरेट होती है? ऐसा तो नहीं है। अब देखिए उसने मतलब यहाँ पर एक सिंपल मतलब जस्ट आपको बताने के लिए मैंने डायग्राम ऐड की है। देखिए पहले उसकी जो है ना ये वाली स्टेज आई हुई है, उसके बाद ये वाली स्टेज आई हुई है, और उसके बाद जो है ना ये स्टेज आई हुई है, ठीक है। तो ये डायग्राम लगाने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि एम्ब्रियो क्या होता है। मतलब आप लोग ये माइंड में रखें कि एम्ब्रियो ये एक डेवलपमेंटल स्टेज होती है किसी भी जानदार के बनने में। अब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये दो अल्फाज हैं, एक लॉजी है और दूसरा जो एम्ब्रियो है। तो हम सिंपल ये भी कह सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। ये तो आप हर एक के साथ कह सकते हैं, विच डील विद स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, सिंपल। जैसे हिस्टोलॉजी है, आप उसमें ये कहें कि इट इज ए ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द टिश्यूज, ठीक है। और इसी तरह से एम्ब्रियोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको भी आप खुद अपनी तरह से भी बना सकते हैं। इट डजेंट मीन कि जो बुक के अंदर लिखा हुआ है आपने बिल्कुल वही लिखना है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग इसका कंसेप्ट लें, कंसेप्ट लेने के बाद आप इसको खुद भी अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि एम्ब्रियोलॉजी, इसके अंदर दो अल्फाज हैं, एक एम्ब्रियो है और दूसरा लॉजी है। तो ये किसकी ब्रांच है? एनाटॉमी की है। तो आप खुद लिख सकते हैं जी, एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी
विच डील विद स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं। और आगे एम्ब्रियो के बारे में बता रहा है कि इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मतलब किसी भी जानदार की नशोनुमा के लिए उसके अंदर जो तब्दीलियां होती हैं उसको, उसके बारे में मालूमात या तफसीलात हमें फराहम करता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो आप लोग एम्ब्रियो अगर इसको आप मजीद डिटेल से करना चाहें तो आप इसके अंदर लिख दें कि इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये आप लिख सकते हैं। या अगर आप इसको सिंपल लिखना चाहते हैं तो आप इसको बना सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, आप ये वाला काफी है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक जो है ना, ये मतलब दो अल्फाज है, सिस्टम से निकला हुआ है। आपने सुना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है सांस लेने का निज़ाम। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम सुना होगा, निज़ाम दौरान खून, जिसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और वेन्यूल्स होती हैं, वो हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एनाटॉमी के अंदर हम लोग जिस्म के जो हमारे मतलब सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसको हम सिस्टेमिक एनाटॉमी का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में आप इसको वैसे ही लिख सकते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी। बॉडी का कोई भी सिस्टम है, जब हम उसको स्टडी करते हैं उसको हम लोग सिस्टेमिक एनाटॉमी का नाम देते हैं। एग्जांपल भी दी हुई है, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम जीआईटी का नाम भी देते हैं। नर्वस सिस्टम है, असाबी जो निज़ाम होता है आपका। उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का निज़ाम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऐसा सिस्टम जो हमारे जिस्म के अंदर यूरिन बनने के अमल को प्रमोट करता है। यूरिन छोटे पेशाब को कहते हैं, आपको शायद इल्म में है या नहीं है। यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसको हम यूरिनरी सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये है सिस्टेमिक एनाटॉमी। उसके बाद साइटोलॉजी है, ये भी दो अल्फाज है, एक लॉजी है। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। साइटो का मतलब, साइटो जहां पे भी आए, साइटो का मतलब सेल होता है। साइटो का मतलब सेल होता है। तो सेल के बारे में अगर आपको कंसेप्ट है या नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। सेल, ये बैटरी के सेल की बात नहीं हो रही। जिस तरह से एक मकान होता है, मकान किस चीज़ से मिलकर बना होता है, एक ईंट से मिलकर बना होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये जो ईंट होती है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ दिस हाउस, मतलब ये जो ईंट है इस मकान का एक यूनिट है। मतलब एक ईंट मिली, फिर दूसरी मिली, तीसरी मिली, इस तरह से मल्टीपल 1000 ईंटें आ सकती हैं, 10,000 भी आ सकती हैं, जितनी मतलब आप डिपेंड करता है कि कितना आपने मकान बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ईंट होती है ये बेसिक यूनिट है मकान की। यूनिट का मतलब वन होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एनाटॉमी के अंदर जब बात करते हैं सेल की, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनका जो बॉडी होता है वो सेल्स से मिलकर बना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेल होता है इट इज़ दी बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी जो है सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये सेल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। तो सेटोलॉजी जब आपसे पूछा जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पेपर के लिए तैयार करें, आपके पास वैसे भी आप इसको जनरल नॉलेज के तौर पे भी आप कर सकते हैं, आप इसको रट्टा ना लगाएं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि साइटो का मतलब सेल होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो सेल अब कौन सा है, बैटरी का सेल तो नहीं है। ठीक है, तो सेल के बारे में आपको मैंने ब्रीफ कर दिया है कि सेल्स क्या होते हैं। ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल यूनिट होता है। ठीक है, तो कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, जब हम उसके सेल को स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग सेटोलॉजी का नाम देते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, मतलब
एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, तो साइटो मतलब सेल का स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में जो हम स्टडी करते हैं इसको हम साइटोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी जो है ना वर्ड निकला है रेस्पायरेशन से। रेस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेने का सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम, सांस लेने का जो हमारे अंदर निज़ाम है, इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग जब सांस को अंदर खींचते हैं तो आप लोग ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे होते हैं, और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तब आप कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से बाहर निकाल रहे होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप एयर को इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, तो कौन सी गैस होती है, जब आप बॉडी से बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस होती है। जब आप हवा को इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन होती है, जब आप बाहर निकालते हैं तो क्या होती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छा जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से हमारे मतलब कि ऑर्गन्स जो है ना अटैच हैं। इसके अंदर अब ये लिखा हुआ है कि जी पहला नोज है, तो नोज से हम लोग सांस लेते नहीं हैं। जब हम लोग रात को सो रहे होते हैं तो हमारा मुंह तो बंद होता है, तो नोज से हमारा जो है ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लंग्स तक आ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आ रही होती है। ठीक है, तो ये 5 से 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये आपको याद करने पड़ेंगे लाजमी। फर्स्ट नोज है, उसके बाद फेरिंग्स है, उसके बाद लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोनकाई है, उसके बाद लंग्स है। ये आपको नाम लाजमी याद होने चाहिए। ठीक है, इनको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। नीचे मैंने डायग्राम कलर ऐड कर दिए हैं, नीचे हम इसको मजीद जो है ना डिस्कस करते हैं कि नोज फेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स क्या चीज़ है, ट्रेकिया क्या है, ब्रोनकाई क्या है, लंग्स क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको पता हो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको नाम लाजमी आने चाहिए। कल मैंने सुनने भी है ऑनलाइन। और उसके बाद जो है आप लोग लिख सकते हैं, ये मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और दूसरा जो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कह ले या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नाम कह ले। ये दो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि अब जो, एक मिनट, कौन साहब आ रहे हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अब ये हम देखते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अंदर आपका नोज होता है और दूसरा जो है थ्रोट होता है। थ्रोट को उसने फेरिंग्स का नाम दिया हुआ है, तो थ्रोट का आप लोगों को पता है कि क्या होता है, गले को कहते हैं। ठीक है, तो ये अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है इसके अंदर मेन जो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं, एक नोज है और दूसरा क्या चीज़ है जी, फेरिंग्स है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात आपको बताऊं कि जो पेपर का पैटर्न होता है ना, 50% होते हैं उसके अंदर एमसीक्यूज और 50% होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन एक जो है ना 5 नंबर का होता है। अब अगर हमारे पास पेपर के अंदर आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो है ना आप नोट लिखें, तो आपको इतना हो आप 1-2 पेजेस फिल कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको स्टार्ट करें कि इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं जी, नोज है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया, ये आपको इसके नेम आने चाहिए। और नीचे फिर आप लिखें कि इसको जो है ना 2 हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, 2। और फिर आप मेंशन करें कि एक हेडिंग बना लें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, नोज़ और फेरिंग्स हैं। और उसके बाद जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, उसके अंदर लेरिंग्स आ जाती है,
ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है और लंग्स आ जाते हैं, 4 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट में हम 6 चीज़ों के नाम याद कर चुके हैं, जिनमें से नोज़ और फेरेंक्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं और जो बाकी जो पार्ट्स हैं लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर शामिल हैं, ठीक है। और ये नीचे उसने दोबारा से लिख दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये अब ना करें। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना फेरिंक्स है। इसको डायग्राम को मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये फेरिंक्स है, फेरिंक्स को हमने थ्रोट का नाम दिया है। तो फेरिंक्स के बाद कौन सा पार्ट आता है जी, ये लेरिंक्स आ जाती है। फेरिंक्स के बाद ये लेरिंक्स है। लेरिंक्स के बाद जो है ना ये ट्रेकिया है, ये पड़ा हुआ है। ट्रेकिया को हम लोग हवा की या सांस की नाली का नाम भी देते हैं। ट्रेकिया जो है ना, मतलब इसको आप विंड पाइप, विंड का मतलब हवा होता है, मतलब ये वाला जो है ना मेन कंपोनेंट होता है, और इसको हम हवा की नाली या विंड पाइप का नाम भी देते हैं। और इसकी हम लोग अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें ना भाई, कि जो है ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो ट्रेकिया के अंदर जो है ना कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज आप लोग मतलब जैसे एक बोन होती है, बोन एक सख्त हड्डी को हम कहते हैं, तो दूसरी जो है ना उसका अल्टरनेट कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज का मतलब होता है कि नरम हड्डी, जैसे हमारे कान के अंदर है, एयर के अंदर क्या होता है, नरम हड्डी होती है। इसको हम लोग आम ज़बान में मुर्कनी हड्डी का नाम भी देते हैं खाना खाते हुए। मतलब एक तो बोन होती है ना कि आप उसको खाते नहीं हैं, एक होती है कि आप उसको दांतों की मदद से चबा लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। तो ये जो ट्रेकिया होता है ना, तो ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। मजीद इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। लेरिंग्स क्या होती है? इसका जो फर्स्ट पार्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो वॉइस बॉक्स जो है लेरिंग्स होता है। तो लेरिंग्स आप लोग इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेरेंक्स। जैसे आप लोगों ने तरतीब से अगर आप लोग ये नाम याद कर लेते हैं ना, आप इसके अंदर 2 लाइनें अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग ये लेरिंक्स की बात हो रही है ना, आप लोग अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि जी लेरिंक्स जो है ना फेरिंक्स के एंड से स्टार्ट होती है और ट्रेकिया के स्टार्ट तक जाके ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह से हम लोग ट्रेकिया के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो ट्रेकिया के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि जी ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जहाँ पर लेरिंक्स एंड हो रही है, और ये ट्रेकिया एंड कहाँ पे हो रही है, जहाँ पर ब्रोंकाई स्टार्ट हो रही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज दी ये जो है इट इज दी अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप जो है ना, दरअसल उसने ट्रेकिया का नाम लिया है, नीचे हम लोग इसको पढ़ेंगे। इट इज द अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ, प्रोमिनेंट का मतलब होता है कि वाजे या नुमाया, पार्ट ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप आप कह लें या ट्रेकिया कह लें, एक ही बात है। एंड ओपन इनटू द ट्रैकिया। जैसे मैंने कहा कि लेरिंक्स, ये आप तरतीब से जैसे याद कर लेते हैं, तो लेरिंक्स का जो है कहाँ पे पड़ी हुई है, ट्रेकिया के ऊपर। तो लेरिक्स जहाँ पे एंड होगी वहां से क्या स्टार्ट होगा, ट्रेकिया स्टार्ट होगा। ये वही चीज वो बता रहा है कि इट इज दी अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप इन ट्रेकिया एंड ओपन इनटू ट्रेकिया। ये ट्रेकिया के अंदर जाके खत्म होता है, ठीक है। और लेरिंक्स हैज मैनी कार्टिलेज। लेरिंक्स के अंदर बहुत सी कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज मतलब नरम हड्डी को कहते हैं। लार्जेस्ट ऑफ दीज इज थायराइड कार्टिलेज। जो सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है उसको हम लोग थायराइड कार्टिलेज का नाम देते हैं। और ये जो थायराइड कार्टिलेज होती है, इसके ऊपर जो है ना एपिग्लाटिस होता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि थायराइड कार्टिलेज के ऊपर जो है ना एपिग्लाटिस होता है। एपिग्लाटिस का काम मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप लोग मतलब गौर करें, अपना मुंह खोल के शीशे के अंदर आप लोग देखें, तो आपको जो है ना दरअसल मतलब अपना गला नजर आ रहा होता है, ठीक है।
तो ये जो मतलब स्टार्ट हो रहा है लेरिंग्स, लेरिंग्स के साथ ही जो है ना मतलब आपकी खुराक की नाली होती है। मतलब लेरिंग्स को हम कह सकते हैं कि ये सांस की नाली है, और इसके साथ मुखालिफ साइड पे फेरिंक्स सॉरी ये जो है खुराक की नाली होती है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, बट इनकी जो ओपनिंग होती है वो अलग अलग होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि खुराक आप जो खा रहे हैं वो आपके लंग्स के अंदर चली जाए, ऐसी तो नहीं होती। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एपिग्लॉटिस होता है, एक ढक्कन सा होता है। वो क्या काम करता है, जब आप सांस ले रहे होते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है वो आपकी खुराक की नाली को बंद कर देता है। जब आप खाना खा रहे होते हैं, तो जब आप मतलब कि खाना खाते हैं तो क्या होता है, क्या सांस की नाली ओपन रहेगी? नहीं। जब आप खाना खा रहे हैं, आपकी सांस की नाली ओपन है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो खुराक है आपके लंग्स के अंदर चली जाए? अगर ये हो जाए तो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सम टाइम ऐसा हो भी जाता है, जो मतलब आप खाना खा रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत उसका जो पार्ट होता है सांस की नाली में जाने के करीब होता है, तो आपको जो है ना खांसी आ जाती है, ठीक है। तो उसके खांसने का मतलब होता है कि वो चीज उसके अंदर नहीं जाती और वो बाहर मूव आउट कर जाती है, ठीक है। तो ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन है। पेपर के अंदर एपिग्लॉटिस भले आता है या नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, कि ये एक ढक्कन टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है। क्या काम करती है, जब आप सांस लेते हैं खुराक की नाली को बंद कर देता है, जब आप खाना खाते हैं तो ये सांस की नाली को बंद कर देता है, ठीक है जी। उसके बाद वोकल कार्ड्स हैं। दी वोकल कार्ड्स लाइज इनसाइड द लेरिंक्स, लेरिंक्स के अंदर जो है ना वोकल कार्ड्स होते हैं। ये मैंने डायग्राम भी एक ऐड की हुई है। ये वोकल कार्ड्स हैं जी, ये वाले। अगर आप इसको मजीद गौर से देखें, या जो आपके साथ मैंने पीडीएफ शेयर की है वहां भी आप देख सकते हैं, ये जो है ना वोकल कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ना आपकी साउंड को प्रोड्यूस भी करते हैं, इसका मेन जो किरदार होता है साउंड प्रोडक्शन में भी इसका अहम किरदार होता है। और ये जो है ना एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस का फंक्शन मैंने आपको डिटेल से बता दिया। ये एपिग्लॉटिस है, और उसके बाद ये विंड पाइप स्टार्ट हो जाता है। लेरिंक्स के बाद विंड पाइप का मैंने आपको बताया है कि ये जो है ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया। ये देखिए ये वाला जो पार्ट पड़ा हुआ है ये क्या है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया से ऊपर कौन सा पार्ट था, वो था लेरिंक्स। लेरिंक्स जब एंड होती है तो क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए जी ट्रैकिया, इसको हम विंड पाइप का नाम भी देते हैं। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद ब्रोनकाई आ जाते हैं। ब्रोनकाई क्या होते हैं, ये जो आपका है ना जी ये ट्रैकिया, ये एक राइट साइड पे आपका लंग पड़ा हुआ है और एक लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। मतलब दो लंग्स होते हैं ना इंसान में, चार तो नहीं होते ना, दो ही होते हैं। तो ये जो ट्रेकिया है ना, मतलब सांस की नाली है जहां से सांस आ रही है, तो एक देखे ना ये इस तरफ डिवाइड हो गया पाइप और दूसरा पाइप इस तरफ डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये जो डिवाइड हो रहा है और दो स्ट्रक्चर बन रही हैं, इसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, ब्रोनकाई का, ठीक है। ब्रोनकाई ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू मेन ब्रोनकाई, मतलब जो ट्रेकिया एक पाइप होता है मेन, वो नीचे जाके डिवाइड हो जाता है दो ब्रोनकाई के अंदर। तो दो ब्रोनकाई, एक राइट में जाएगा और दूसरा कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ब्रोनकाई जो है ये डिवाइड हो जाते हैं ब्रोनक्यूल्स में। ये देखें जी ये आ गया जी। इस डायग्राम को हम जूम आउट करते हैं थोड़ा। ये देखेंगे ये ब्रोनकाई आप लोग इसको देख रहे हैं। ये वाला जो है ना ट्रेकिया है, इसको मैंने एनसर्कल किया हुआ है। ये ट्रेकिया जब डिवाइड होता है तो ब्रोनकाई में आ जाता है। ब्रोनकाई आप इसको मजीद देखें तो ये जो है ना मतलब बारीक किस्म की ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है।
तो जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं, इनको हम ब्रोंक्यूल का नाम देते हैं। और ब्रोंक्यूल जो है जब मजीद डिवाइड होता है तो ये एल्वियोलाई बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? एल्वियोलाई बन जाते हैं। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। ये जो है ना एल्वियोलाई यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये अंगूर का जैसे गुच्छा आप लोगों ने देखा हो, ये सेम उसी तरह के होते हैं। ये एल्वियोलाई हैं। और इस एल्वियोलाई के अंदर ही जो है ना, इनके बाहर ये देखें कि ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि गैसेस का जो तबादला हो रहा होता है वो एल्वियोलाई और जो है ब्लड वेसल्स है इनके दरमियान हो रहा होता है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड इनटू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर जो है डिवाइड हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर प्रेजेंट, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, आर प्रेजेंट एंड दीज आर इन क्लोज कांटेक्ट विद द कैपिलरीज वेयर ब्लड कम्स इनटू ऑलमोस्ट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर। तो ये जो एल्वियोलाई होते हैं ना, ये बिल्कुल आपस में मतलब यूं समझे कि बिल्कुल कांटेक्ट में होते हैं। किस चीज के साथ? जो ब्लड वेसल्स होती है। क्यों? ब्लड वेसल्स के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके लंग्स में आ जाएगी। किसके जरिए से? एल्वियोलाई के जरिए से। और जो नई ऑक्सीजन है आपने जो इनटेक की है वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी? एल्वियोलाई के जरिए से आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स के जरिए से आपके पूरे बॉडी के अंदर जाएगी। ठीक है जी। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें कोई लेरिंग्स को जो है ना हमने ज़्यादा डिस्कस किया है, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको इसके मेन पार्ट्स के नाम आने चाहिए। नोज है, फेरिंग्स है, एक आप तरतीब से याद करें। ठीक है, और ये वाले दो देखें ना, ये वाले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं, बाकी नीचे वाले जो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल लिख दें, क्योंकि 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा आप इसको डिटेल में नहीं लिख सकते। ठीक है, आप डायग्राम अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये वाली आप बना सकते हैं, आसान है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना ये बहुत ही आसान सा है, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, यूरिन का नाम आपने सुना होगा। ऐसा सिस्टम जो यूरिन बनाता है इसको हम लोग यूरिनरी सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का बताया कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें आप पहले ये देखें कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले जो है ना किडनीज हैं। इधर से चले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ये किडनीज पड़े हुए हैं, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम ब्लैडर का नाम देते हैं। ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करना। मतलब जब ये फिल हो जाता है, भर जाता है, तो फिर हमें ख्वाहिश होती है, डिज़ायर होती है यूरिन हमारे बॉडी से पास आउट करने की। एक पार्ट इसका किडनी हो गया, दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? ब्लैडर हो गया। और एक इसकी जो है ना एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, इसको हम लोग यूरीथ्रा का नाम देते हैं, यूरीथ्रा। और यहाँ पर ये जो किडनी पड़ा हुआ है, किडनी से ये देखें एक ट्यूब ये नीचे की तरफ आ रही है ब्लैडर की तरफ, ये वाली जो है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं? यूरिटर का। इसको यूरिटर का नाम देते हैं। इसके जो है 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज किडनी, और सेकंड कौन सा है? यूरिटर होता है। यूरिटर आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो है यूरिन को गुर्दे से, किडनी से कहाँ पे लेकर आता है? ब्लैडर तक। ठीक है, उसके बाद आप लिखें कि इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। आप इसका काम लिखें कि भाई ये जो है ना यूरिन को स्टोर करता है। और लास्ट पार्ट आप इसका लिखें कि ये यूरिथ्रा होता है, जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जहाँ से हम लोग यूरिन को अपने बॉडी से पास आउट करते हैं। इसको हम लोग यूरिथ्रा का नाम देते हैं। ठीक है जी। इट इज ए सेट ऑफ ऑर्गन्स। ये ऑर्गन का एक सेट होता है प्रोड्यूसिंग यूरिन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के अंदर यूरिन पैदा करते हैं। कंप्राइज्ड चीफली, आप देखें ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? किडनीज आ गए, यूरिटर्स आ गई, ब्लैडर आ गए, यूरिथ्रा आ गए। 4 इसके जो है ना ये मेन कंपोनेंट्स हैं।
ये आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। मेन ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर द किडनीज। इसका जो मेन जो कंपोनेंट होता है यूरिनरी सिस्टम का, वो कौन सा होता है जी? वो किडनी होता है। क्यों? क्योंकि असल में जो है ना यूरिन यही बनाता है। बाकी जो यूरेटर है वो तो किडनी से यूरिन को लेकर ब्लैडर में आ रहा है ना, और जो ब्लैडर होता है वो स्टोर कर रहा है। मीन कि जो मेन फंक्शन है, जो उसका सबसे अहम किरदार है यूरिन बनाने में, किसका है? किडनी का है। ठीक है जी। आप उसके बाद लिखेंगे यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। एक किडनी है, यूरेटर्स है, ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। 4 ये मेन कंपोनेंट्स आपको आने चाहिए। उसके बाद जो है ना 15 मिनट हमारे पास और हैं। एक टर्म यहाँ पे नेफ्रॉन की लिखी हुई है। अच्छा, नेफ्रॉन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल क्या होता है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मकान है, तो उसका जो बेसिक यूनिट क्या होगा? एक ईंट होती है। मतलब ईंटें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? मकान बनाती है। इसी तरह से सेल्स आपस में मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये जो किडनी होता है ना, किडनी के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जो यूरिन बनाती है? उसका आंसर होगा नेफ्रॉन। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? नीचे ऑप्शन हो सकता है, नेफ्रॉन का भी हो सकता है, किडनी भी, सॉरी, यूरेटर भी आ सकता है, ब्लैडर भी आ सकता है। ये चारों पांचों जो हिस्से हैं ना, ये आ सकते हैं। तो आप लोगों के माइंड में हो कि किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। उसके बाद हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। किडनीज क्या होते हैं? किडनीज आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि जो मतलब हमारे बॉडी से वेस्ट को खारिज करते हैं। सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। एक वर्ड होता है एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। मतलब हमारी बैक साइड पे होते हैं, एब्डोमिनल वॉल में। ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम का नाम देते हैं। ठीक है, मतलब रीढ़ की हड्डी के एक राइट साइड पे पड़ा हुआ है और दूसरा लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। उसके बाद दीज आर लोकेटेड इन लंबर रीजन। लंबर कूले का नाम, कूले को हम देते हैं। ईच किडनी इज बीन शेप। इसकी जो शक्ल होती है बीन शेप है। ये भी एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुल्ला। कॉर्टेक्स क्या होता है जी? आउटर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ये भी एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि जो आउटर जोन किडनी का है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, मेडुल्ला कहते हैं, क्या कहते हैं? जो आउटर जोन किडनी का, इसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, और जो इनर जोन होता है इसको हम मेडुल्ला का नाम देते हैं। ये दो आपको एमसीक्यू के लिए आनी चाहिए। उसके बाद नेफ्रॉन हम लोग पढ़ चुके हैं। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये एक जो है ना एक यूनिट होता है किसका? किडनी का। मतलब ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? किडनी बनाते हैं। कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन। ये क्या काम करते हैं? कि यूरिन बनाते हैं। बोथ किडनीज कंटेन 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। तो 1 मिलियन के अंदर जो है ना 10 लाख होते हैं। 2.4 मिलियन का मतलब होता है कि कम से कम 24 लाख नेफ्रॉन हमारे दो किडनीज के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहें तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ये जो है ना डायग्राम को हम थोड़ा देखते हैं। ये किडनी है। किडनी को उसने काटा है, डाइसेक्ट किया है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर अंदर नजर आ रही है ना, इसको हम लोग नेफ्रॉन का नाम देते हैं। तो इस नेफ्रॉन को यहाँ पर जूम आउट किया हुआ है। तो इसके जो नीचे पार्ट्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट वन जो है ना वुमेन्स कैप्सूल है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो अंदर ब्लड वेसल्स रेड कलर की पड़ी हुई हैं, उसके बाहर जो है ना एक कवरिंग सी है जिसको हम लोग वुमेन कैप्सूल का नाम देते हैं। जैसे आप लोग कैप्सूल नहीं खाते, उसके अंदर मतलब कोई मटेरियल या मतलब मेडिसिन फिलअप की होती है, तो बाहर वाले को कैप्सूल का नाम देते हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स है। ठीक है।
उसके बाद कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बलदार। कन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है? बलदार। और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है इब्तदाई। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक वर्ड होता है ट्यूब और दूसरा होता है ट्यूब्यूल। ट्यूब आप यूं समझे कि बड़ी होती है, ट्यूब्यूल का मतलब होता है कि स्मॉल साइज, ठीक है। प्रॉक्सिमल इब्तदाई, इब्तदा कहाँ से? यहाँ से हो रहा है ना इसका, नेफ्रॉन का, यहाँ से इस जगह से। तो यहाँ से इसके साथ जो ये वाली ट्यूब्यूल पड़ी हुई है इसको हम प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल हमने इसलिए कहा क्योंकि ये वुमेन कैप्सूल के साथ अटैच है, ठीक है। यहाँ से वुमेन कैप्सूल से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रही है। प्रॉक्सिमल इसलिए कहा, कन्वोल्यूटेड हमने इसलिए कहा कि क्योंकि इसके अंदर ये वाले जो है ना बल पड़े हुए हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पहला पार्ट वुमेन कैप्सूल है, दूसरा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और तीसरा जो है ना ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हैनले। ये इसका तीसरा पार्ट है, इसको हम लूप ऑफ हैनले का नाम देते हैं, ये लिखा हुआ भी है। और चौथा है जी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई बलदार इसको हम कहते हैं। डिस्टल का मतलब होता है आखिरी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉक्सिमल था ये इब्तदाई था, क्योंकि यहाँ से जो है नेफ्रॉन स्टार्ट हो रही है और अब यहाँ पर जो है ना नेफ्रॉन एंड होने वाली है, इसलिए हम इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्यूब्यूल जो एंड वाली साइड पर मौजूद है, नेफ्रॉन की एंडिंग में है, इसको हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। और लास्ट जे वाला जो पार्ट होता है इसको हम कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। ये इसके जो है ना मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। आप डायग्राम नहीं करना चाहते तो ना करें, बट आपको फिर रट्टा लगाना पड़ेगा कि वुमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेफ्रॉन। अगर शॉर्ट नोट आता है तो फिर आपको ये नाम लाजमी याद करने पड़ेंगे। अगर आता है यूरिनरी सिस्टम पे आप नोट लिखें तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो आप लिख दें। यूरेटर आपको मैंने बताया है कि ये डायग्राम मैं दोबारा से ऊपर ले चलता हूँ। यूरेटर ये वाली जो है ना ट्यूब्स निकल रही हैं किडनी से ब्लैडर की तरफ। तो इनका काम क्या होगा? हम ये लिखेंगे कि दीज ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू दी ब्लैडर। ये क्या काम करती हैं? यूरिन को इकट्ठा करती हैं, कहाँ से? किडनी से। और कहाँ तक पहुँचाती हैं? ब्लैडर तक। कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, यूरिन फ्रॉम दी किडनी टू दी ब्लैडर, ब्लैडर तक पहुंचाती है। ब्लैडर क्या है? ये मैंने लिख दिया, स्टोर यूरिन या विच एक्ट्स एज ए रिजर्वायर ऑफ यूरिन। यहाँ पर यूरिन आकर स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। उसके बाद यूरिथ्रा है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। तो हमारे ब्लैडर से जो यूरिन पास आउट होता है वो किस चीज के जरिए से होता है? वो यूरिथ्रा के जरिए से होता है। नीचे मैंने डायग्राम ये दोबारा से ऐड कर दिया आप लोगों को मजीद समझाने के लिए। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। पहला पार्ट जो है ना ये देखें वुमेन कैप्सूल है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ये देखें जी, आपको ना ये रेड कलर की जो है ना ब्लड वेसल नजर आ रही है। ये ब्लड वेसल से ही तो खून आना है ना आपके किडनीज के अंदर। जो गंदा खून है तो उसके जो वेस्ट मटेरियल है आपके गुर्दे के अंदर आएगा ना, ठीक है। तो नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट होता है, ये ब्लड वेसल को बाहर से जो है ना एक कवरिंग की हुई है, इसको हम लोग वुमेन कैप्सूल का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला मैंने आपको कहा, ये ट्यूब्यूल है, कौन सी है? कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बालदार, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि जो चीज स्टार्ट में है, ठीक है। और डिस्टल का मतलब होता है जो चीज एंड में है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इसका मतलब फिर ये हुआ कि ऐसी ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन के स्टार्ट में है। नेफ्रॉन का देखे ना पहला पार्ट कौन सा है? वुमेन कैप्सूल है। अब इसके साथ ही जो है ना एक बलदार ट्यूब्यूल आ गई है जिसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कह सकते हैं या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग लूप ऑफ हैनले का नाम देते हैं।
उसके बाद ये फिर ऊपर मूव कर जाता है। ये देखिए, ये आपको एक बल नज़र आ रहा है, तो इसको हम कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सी है, डिस्टल है। डिस्टल देखे ना, ये एंडिंग की तरफ जा रही है, मतलब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है ख़त्म होने जा रही है, इसलिए इसको डिस्टल ट्यूब्यूल का नाम दिया हुआ है। डिस्टल ट्यूब्यूल आप कह लें या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह लें, बात एक ही है। उसके बाद ये देखिए एरो भी बने हुए हैं, जो फिल्ट्रेट होता है, यहाँ पे आके जो है ना स्टोर हो जाता है, सॉरी, यहाँ पर मूव करता है, तो इसको हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो एंड हो रही है ना, उसके बाद क्या चीज स्टार्ट होती है, यूरिटर स्टार्ट होती है, देन ब्लैडर। मतलब आपके जो किडनीज के अंदर यूरिन की जो प्रोडक्शन है, किडनी के अंदर हो रही है, और किडनी का कौन सा पार्ट है जो इसके अंदर अहम किरदार अदा कर रहा है, वो नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन से जो मतलब आपके वेस्ट बनते हैं, वो उसका जो एंडिंग पार्ट है वो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये ओपन हो रही है यूरिटर के अंदर, ठीक है। यूरिटर क्या काम करती है, जो गुर्दे से या किडनी से ट्यूब निकलती है, जो आपके यूरिन को कहाँ तक लेके जा रही है, वो आपके ब्लैडर तक लेकर जा रही है। ब्लैडर से फिर आपको पता है कि क्या काम करता है, ये यूरिन को स्टोर करता है, और जब ये फिल हो जाता है तो हमें एक डिज़ायर क्रिएट होती है। उसके बाद हम एक्सटर्नल ओपनिंग के ज़रिए से यूरिन को बॉडी से पास आउट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर है। आप कोशिश करें कि इसको जो है ना